नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पे। लाइब्रेरी से संबंधित कक्षाएं अपनी चल रही थी, उसी कड़ी में आज अपन लेके आए हैं इसी का एक नया पार्ट, कंपोनेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशंस। दोस्तों इसमें क्या है कि जैसे अपन क्लासिफिकेशन ऑफ लाइब्रेरी अपन ने पढ़ा था, पुस्तकालय वर्गीकरण अपनी पिछली कक्षा थी, आज उसी का पार्ट है कंपोनेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, मतलब पुस्तकालय वर्गीकरण के तत्व। कहने का मतलब पुस्तकालय का वर्गीकरण किन किन तत्वों को शामिल करते हुए या किन किन तथ्यों को शामिल करते हुए, या कह सकते हैं कि किन किन चिन्हों को शामिल करते हुए किया जाता है, उन सब के बारे में अभी अपन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहली बात आती है कि पुस्तकालय में पुस्तकों को एक निश्चित साहित्य क्रम में व्यवस्थित करने के लिए पुस्तकों को एक कृत्रिम अंक प्रदान किए जाते हैं। मतलब पुस्तकालय वर्गीकरण में होता क्या है कि पुस्तकों को एक कृत्रिम अंक प्रदान किए जाते हैं और उन्हीं अंकों के हिसाब से उसको जाना जाता है। तो जिसके आधार पर क्या होता है, पुस्तकों को साहित्य क्रम में व्यवस्थापित किया जाता है। मतलब एक के बाद एक, मतलब जिस विषय की संबंधित पुस्तक उन सबको एक जगह रखा जाता है, उसमें भी पार्ट के हिसाब से आगे मतलब एक जगह सब रखा जाता है साहित्य क्रम के अंदर उसको। और वर्तमान में प्रचलित वर्गीकरण पद्धतियों के सिद्धांतों के आधार पर पुस्तकालय वर्गीकरण के मुख्य तत्व आगे दिए गए हैं, उनको अपन देखते हैं। तो देखो सबसे पहला अपना जो आता है वो आता है अंकन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नोटेशन। और देखो क्या है, अंकन चिन्ह या संकेत हैं, मतलब एक चिन्ह होते हैं या संकेत कह सकते हैं अपन। इसका प्रयोग खास प्रयोजन के लिए होता है, मतलब उसको आइडेंटिफिकेशन देने के लिए होता है। किसी पुस्तक या किसी मैटर को आइडेंटिफिकेशन देने के लिए अंकन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कुछ चिन्ह होते हैं संकेत स्वरूप। पुस्तकालय विज्ञान में अंकन वर्गीकरण का आधार है और अंकन के अभाव में वर्गीकरण संभव नहीं है। बिल्कुल ये अपन को ध्यान में रखना है कि पुस्तकालय वर्गीकरण में जो अंकन या नोटेशन जो होता है वो वर्गीकरण का आधार होता है और अंकन के अभाव में वर्गीकरण संभव नहीं होता। आगे देखिए, रंगनाथन के अनुसार वर्गीकरण में वर्गों को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त अंकों की विधि को अंकन कहते हैं। मतलब वर्गीकरण में वर्गों को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त अंकों की विधि को अंकन कहा जाता है, ये अपन को पता होना चाहिए। आगे देखो दूसरा आता है स्वरूप विभाजन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है फॉर्म डिवीजन। फॉर्म डिवीजन, अब देखो इसमें क्या है कि ज्ञान को कई स्वरूपों में प्रकाशित किया जा सकता है, जैसे पुस्तक के रूप में, पत्रिका के रूप में, शब्दकोश के रूप में, विश्वकोश के रूप में, मैप के रूप में, या सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव, जो उन सब में क्या कर सकते हैं, प्रकाशित कर सकते हैं। कहने का मतलब ज्ञान को अलग अलग भागों में, फॉर्मों में डिवाइड कर दिया जाता है। पुस्तकों के वर्ग संख्या के निर्माण में स्वरूप विभाजन का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। आगे देखो, स्वरूप विभाजन का प्रयोग डीडीसी के दूसरे संस्करण से शुरू हुआ। बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात हुई कि स्वरूप विभाजन का प्रयोग कहां से स्टार्ट हुआ, इस डीडीसी के दूसरे संस्करण से शुरू हुआ था। और स्वरूप विभाजन को उप विभाजन या इंग्लिश में कॉमन सब डिवीजन अथवा कॉमन आइसोलेट भी कहा जाता है। किसको? स्वरूप विभाजन, फॉर्म डिवीजन को कहा जाता है। अगला है देखो जनरल क्लास, सामान्य वर्ग। अब देखो जनरल क्लास सामान्य वर्ग में क्या होता है, इस कई ऐसी पुस्तकें होती है जिन्हें किसी वर्ग के अंतर्गत पंजीकृत नहीं किया जा सकता, बल्कि यह सभी विषयों के साथ समान रूप से हो सकते हैं। वर्गीकरण के लिए समान वर्गों का निर्धारण काफी महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब होता है कुछ वस्तुएं, कुछ पुस्तकें ऐसी होती है जो यूनिक होती है, जो जनरल होती है, उनको किसी वर्ग के अंतर्गत पंजीकरण करना नहीं किया जा सकता, तो उनके लिए एक जनरल सामान्य क्लास, जनरल क्लास बनाई जाती है और उसके हिसाब से उसका वर्गीकरण किया जाता है। नेक्स्ट है सूची, इंडेक्स। मतलब इंडेक्स बनाना, सूची बनाना, कि एक तरीके से कह सकते हैं तालिका बनाना। किसी भी वर्गीकरण पद्धति में इंडेक्स का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे अपन बुक खरीदे तो उस बुक में भी इंडेक्स होती है, उसी प्रकार वर्गीकरण की भी इंडेक्स होती है, जिसमें वर्गीकरण पद्धति की अनुसूची में उल्लेखित समस्त पदों को वर्णानुक्रम सूची प्रदान की जाती है। वर्णानुक्रम सूची वर्गीकरण पद्धति के अंत में प्रदान की जाती है। मतलब जो वर्गीकरण पद्धति होती है उसके सबसे लास्ट में सूची बनाई जाती है। सूची भी वर्णानुक्रम सूची होती है और ये सूची भी वही दो प्रकार की होती है, एक आपकी विशिष्ट सूची और दूसरी सापेक्षिक। विशिष्ट को इंग्लिश में स्पेसिफिक इंडेक्स बोला जाता है और सापेक्षिक सूची को रिलेटिव इंडेक्स बोला जाता है। नेक्स्ट है देखो विशिष्ट, इसी के भाग देखो, इसमें सबसे पहले विशिष्ट सूची को देखते हैं। तो विशिष्ट सूची में क्या होता है, देखो उल्लेखित पदों के लिए केवल एक प्रविष्टि दी जाती है, साथ ही उसके पर्यायवाची शब्द भी दिए गए होते हैं, परंतु विषयों के संबंधों का उल्लेख नहीं होता। विशिष्ट सूची में क्या होता है
कि एक परिविष्टि दी जाती है, साथ में उसके पर्यायवाची शब्द भी दिए जाते हैं, लेकिन संबंध विषय के जो आपसी संबंध होते हैं उनका इसमें उल्लेख नहीं किया हुआ होता है। किसमें? विशिष्ट सूची के अंतर्गत। अब बात आती है सापेक्षिक सूची की। इसमें इस अनुसूची में वर्णित समस्त विषयों का वर्णन होता है, साथ ही पर्यायवाची शब्द भी दिए होते हैं और अन्य विषयों के साथ संबंधों का भी क्या होता है? उल्लेख होता है। ऊपर वाले में ऊपर वाले में क्या होता है? केवल एक प्रविष्टि दी जाती है, पर्यायवाची शब्द भी दिए जाते हैं, लेकिन विषय संबंधों का उल्लेख नहीं होता है। और सापेक्षिक में वर्णित समस्त विषयों का वर्णन होता है, पर्यायवाची शब्द भी दिए जाते हैं और विषयों के साथ संबंध का भी उल्लेख होता है। तो ये मतलब अंतर होता है विशिष्ट सूची और सापेक्षिक सूची के अंतर्गत। आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो तत्व है उसकी क्रमांक संख्या या कॉल नंबर। पुस्तकालय में वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक वस्तु पुस्तक को व्यक्तिगत संख्या प्रदान करना है। पुस्तकालय में वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक पुस्तक को व्यक्तिगत संख्या मतलब एक तरीके से एक पहचान देना है, पर्सनली उसकी पहचान देना होता है। पुस्तकालय में पुस्तकों को एक निश्चित साहित्य क्रम में व्यवस्थित करने के लिए पुस्तकों को कृत्रिम अंक प्रदान किए जाते हैं और ये कृत्रिम अंक की पुस्तकों को क्या करते हैं भाई? पहचान प्रदान करते हैं और इन अंकों को भी क्या बोला जाता है? क्रमांक संख्या बोली जाती है। बिल्कुल साधारण सी बात है कि प्रत्येक पुस्तक को पर्टिकुलर एक नाम से जानना, व्यक्तिगत नाम से जानना क्या होता है? व्यक्तिगत संख्या प्रदान की जाती है और उसको भी साहित्य क्रम में रखा जाता है। किसकी सहायता से? कृत्रिम अंकों की सहायता से। और वो कृत्रिम अंक ही जो होते हैं, कृत्रिम अंक ही क्रमांक नंबर कहलाते हैं, क्रमांक संख्या कहलाती है। देखो रंगनाथन महोदय ने यह कहा कि पुस्तकालय में एक प्रलेख की अन्य प्रलेख के मध्य और सूची में एक प्रविष्टि की अन्य प्रविष्टि के मध्य सुनियोजित सापेक्षिक स्थिति को दर्शाने वाली संख्या को क्रमांक संख्या कहा जाता है। मतलब एक प्रलेख के अंतर्गत तो दूसरा प्रलेख और किसी प्रविष्टि के अंतर्गत मध्य दूसरी प्रविष्टि को सुनिश्चित सापेक्षिक स्थिति को दर्शाने वाली संख्या को क्रमांक संख्या कहते हैं। ये कहा है रंगनाथन महोदय ने। अब देखो क्रमांक संख्या के तीन भाग होते हैं, एक होता है वर्गांक, एक होता है ग्रंथांक और एक होता है संग्रहांक। तो क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर। सबसे पहले अपन बात करते हैं वर्गांक की। देखो वर्गीकरण पद्धति में किसी विशिष्ट विषय के लिए प्रयुक्त सांकेतिक अंकनों को वर्गांक कहते हैं। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार किसी पुस्तक का वर्गांक उसके विशिष्ट विषय के नाम का कृत्रिम भाषा में अनुवाद है। देख लीजिए, बिल्कुल विशिष्ट मतलब देखो विशिष्ट विषय के लिए प्रयुक्त सांकेतिक अंकनों को क्या बोला जाता है? वर्गांक बोला जाता है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये विशिष्ट विषय के लिए प्रयुक्त जो सांकेतिक अंकन होते हैं उनको वर्गांक कहते हैं। और देखो रंगनाथन महोदय ने कहा है कि किसी पुस्तक का वर्गांक उसके विशिष्ट विषय के नाम का कृत्रिम भाषा में अनुवाद है। ये अपन को ध्यान में रखना। ये डेफिनेशन क्या है रंगनाथन महोदय की वर्गांक के लिए। आगे देखो, किसी पुस्तक का वर्गीकरण करने के लिए एक निश्चित पद्धति के अनुसार उस पुस्तक के विशिष्ट विषय की वर्ग संख्या निश्चित की जाती है। तो यह अपन को पता होना चाहिए। आगे देखो वर्गांक के बाद में आता है ग्रंथांक। ग्रंथांक इसमें देखो पुस्तक में सामान्य विषय की समान वर्ग संख्या की कई पुस्तकें एकत्रित हो जाने के कारण पुस्तकों को फलकों पर मतलब जो शेल्फ होता है उस पर साहित्य क्रम में व्यवस्थित करना कठिन हो जाता है। कहने का मतलब समान विषय की समान वर्ग की अगर कई सारी पुस्तकें एक जगह हो जाती है तो उनको सेट में रखना या पुस्तक फलक पे रखना क्या होता है? साहित्य क्रम में रखना थोड़ा कठिन हो जाता है। और इस कठिनाई है इसको दूर करने के लिए भी किसकी व्यवस्था की जाती है? ग्रंथांक की व्यवस्था की जाती है। अब देखो ग्रंथांक प्रदान करने के लिए पुस्तक की विशेषताओं को आधार बनाया जाता है। मतलब पुस्तक के अंदर जो तथ्य होते हैं, पुस्तक का लेखक होता है, उसका रूप, उसकी भाषा, उसका प्रकाशन कब हुआ, कौन से वर्ष में हुआ, खंड क्या है, खंड ए है, बे है, उस हिसाब से क्या किया जाता है, फिर उसको सखा जाता है। जैसे लेखक, उसका रूप, भाषा, प्रकाशन, वर्ष, खंड आदि। तो ग्रंथांक उस स्थान पर व्यक्तित्व प्रदान करता है जहां वर्ग संख्या व्यक्तित्व प्रदान करने में असमर्थ होती है। बिल्कुल बहुत अच्छी लाइन है। देखिए कि जो ग्रंथांक होता है वो उस स्थान पर व्यक्तित्व प्रदान करता है जहां पे वर्ग संख्या व्यक्तित्व प्रदान करने में असमर्थ होती है। अब देखो रंगनाथन के अनुसार किसी पुस्तक का ग्रंथांक एक ऐसा प्रतीक चिन्ह है जिसका प्रयोग उस विषय से संबंधित तथा समान वर्गांक वाली पुस्तकों का अन्य पुस्तकों के मध्य सापेक्ष स्थान निर्धारित करने के लिए किया जाता है। रंगनाथन महोदय ये कह रहे हैं कि किसी पुस्तक का जो ग्रंथांक होता है वो एक ऐसा प्रतीक चिन्ह है जिसका प्रयोग उस विषय से संबंधित
उस विषय से संबंधित तथा समान वर्गांक वाली पुस्तकों का अन्य पुस्तकों के मध्य सापेक्षित स्थान निर्धारित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रंथांक का प्रयोग किया जाता है। तो आगे है संग्राहक। देखो संग्राहक जो होता है वो क्या होता है कि कुछ पुस्तकों का सामान्य आकार से भिन्न होना, कुछ प्रलेखों का भौतिक स्वरूप, ये जो आकाश नहीं यहाँ पे आकार लिखना मानना, इसको आकाश की जगह आकार पढ़ा जाए, आकार से भिन्न होना, कुछ प्रलेखों का भौतिक स्वरूप जैसे माइक्रोफिल्म होना, ग्रामोफोन, रिकॉर्ड्स, माइक्रोवर्ड्स के रूप में होना। मतलब कुछ वस्तुओं का आकार अलग होता है और कुछ जो भौतिक स्वरूप होते हैं वो जैसे माइक्रोफिल्म होगी, ग्रामोफोन, रिकॉर्ड्स, माइक्रो कार्ड के रूप में होना, तथा कुछ पुस्तकों का पाठकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उसका स्थान निर्धारित करना कठिन होने के कारण, मतलब पाठकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उसका स्थान निर्धारित करना कठिन होने के कारण पुस्तकालय में इस प्रकार के संग्रह को संग्रह अंक प्रदान कर उसका स्थान निर्धारित किया जाता है और इसी संग्रह अंक को संग्राहक कहते हैं। अब देखो डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार संग्राहक एक ऐसा प्रतीक है जिसका प्रयोग प्रलेख के ग्रंथांक के साथ किसी विशिष्ट संग्रह को सूचित करने के लिए किया जाता है, अर्थात संग्राहक द्वारा पुस्तक संग्रह की जानकारी प्राप्त होती है। ये डेफिनेशन है रंगनाथन महोदय के द्वारा। तो देखो संग्राहक में क्या है कि भिन्न आकार की कोई पुस्तक होती है, या जैसे आपके माइक्रोफिल्म, ग्रामोफोन, रिकॉर्ड्स होते हैं, माइक्रो कार्ड के रूप में अगर कोई स्वरूप होता है तो उस स्वरूप को संग्रह करने के लिए संग्रह अंक प्रदान किए जाते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है? संग्राहक कहा जाता है। तो ये अपन को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखो सीसी, मतलब जो आपकी कॉलन क्लासिफिकेशन रंगनाथन महोदय के द्वारा जो दी गई थी वर्गीकरण पद्धति, उसमें संग्रह के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। उन प्रावधानों को भी अपन देख लेते हैं। देखो विभाग के नाम के प्रारंभिक अक्षर के अकॉर्डिंग, अनुभाग या कोई भी भाग है उसका नाम का जो प्रारंभिक अक्षर के अकॉर्डिंग उन्होंने संग्रह के प्रावधान किए, जिसमें जैसे आर का मतलब रेफरेंस, अगर आर दिया हुआ है तो मतलब रेयर बुक, रेयर मतलब दुर्लभ जो किताब होती है। टी का मतलब थीसिस, टीएक्स टेक्स्ट, जी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, आरपी रिपोर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विभागीय पुस्तकालय के लिए रंगनाथन के सुझाव। विभागीय कोई है पुस्तकालय, उसके लिए क्या होना चाहिए? तो देखो बीडी का मतलब मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, डीडी का मतलब इंजीनियर ड्राइंग डिपार्टमेंट करके आप याद कर सकते हैं। ड्राइंग डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग के अंदर ड्राइंग होती है, बिल्कुल आप ऐसे याद कर सकते हैं। एलडी मेडिकल कॉलेज, आरडी फिलोसॉफी डिपार्टमेंट, वाईडी सोशोलॉजी डिपार्टमेंट, जेडडी लॉ डिपार्टमेंट। तो ये क्या है? रंगनाथन के द्वारा एक तरीके से संग्राहक के लिए सुझाव दिए गए। वो सुझाव आपके सामने जो सीसी में वर्णित है। असामान्य पुस्तकों के लिए जैसे अगर अंडरलाइन का मतलब स्मॉल साइज की पुस्तकें हैं, और लाइन का मतलब लार्ज साइज की पुस्तकें हैं, और अंडरलाइन और और लाइन अगर दोनों है तो इसका मतलब असामान्य या एबनॉर्मल बुक्स हैं। और इनक्रिटिकल इन सर्किल का मतलब हो गया वोर्न आउट एंड फ्रेगिल बुक। कहने का मतलब क्या हो गया? वोर्न आउट एंड फ्रेगिल बुक का मतलब कि जली या फटी पुस्तकें जो होती है उसके लिए ये यूज होता है। तो देखो अभी अपन ने जो पढ़ा पुस्तकालय वर्गीकरण के तत्व में, अपना पहला तत्व था अंकन, दूसरा था स्वरूप विभाजन, तीसरा सामान्य वर्ग, चौथा सूची, पांचवा सूची में दो पढ़े अपन ने, विशिष्ट सूची और सापेक्षिक सूची। फिर क्रमांक संख्या आती है। क्रमांक संख्या के 3 भाग होते हैं, वर्गांक, ग्रंथांक और संग्राहक। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो देखो सीसी में संग्राहक के प्रावधान दिए गए थे, और ये जो सब आपके सीसी के रचयिता थे, आप वर्गीकरण पद्धति के विकास करने वाले थे एस.आर. रंगनाथन महोदय। तो ये सारे रंगनाथन महोदय के द्वारा दिए गए सुझाव हैं। तो दोस्तों ये थी अपनी आज की कक्षा। मिलते हैं बहुत जल्द अगली कक्षा में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।